एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए अपने सीटेट की प्रिपरेशंस को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं एंड आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम अपने डेली क्लासेस में सीटेट के सीडीपी की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा खत्म होने के बाद वीडियो के कि आपके 30 में से कितने नंबर सही हो रहे हैं, आप 30 आउट ऑफ कितने सही कर रहे हो। चलिए बिना किसी देरी के क्लासेस की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आपको दिख गया है। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है केवल शारीरिक, केवल मानसिक, केवल भाषा। ये तो बहुत सिंपल है। आप इतने दिनों से अगर क्लासेस कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली राइट आंसर कर ले जाओगे। अगर आप सी के साथ जाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है और क्या कहता है, ये प्याजे महोदय से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपसे प्याजे, बंडुरा, वाइगोस्की, कोहलवर्ग, थॉर्नडाइक से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक सीटेट के बहुत फेवरेट है और मैंने आपको सीटेट के लगभग वो सारे प्रीवियस ईयर को कराया है जो रिसेंट्स में आपके एग्जाम हुए थे। अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं, आपके कमेंट्स होते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो भी पेपर्स कराऊं प्रीवियस ईयर वाले जो ऑफलाइन में भी कुछ पेपर्स हुए हैं एंड जो एक पेपर था पिछली बार जो सीटेट का जो कि एक एग्जाम सेंटर से रद्द कर दिया गया था एंड फिर से पेपर हुए थे वहां पे, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो भी पेपर कराऊं तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं जरूर कराऊंगी वो सारी चीजें। क्लियर? चलिए हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि प्याजे महोदय के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होगा वो किस अवस्था में होगा? आप अगर अभी भी जिन प्याजे को इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज सीटेट के टॉपिक से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है। अगर आप जिन प्याजे महोदय को इग्नोर करेंगे तो सीटेट में आप समझ लीजिए कि आपसे 2 से 3 नंबर गलत हो जाएंगे। कभी कभी ये 4 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। इस या तो इनके थॉट्स को पूछ लिया जाएगा या फिर इनके कॉन्सेप्ट्स को पूछ लिया जाएगा या फिर इनके जो परिकल्पनाएं थी उसे सिचुएशन बेस में करके पूछ लिया जाएगा, मतलब पूछा जरूर जाएगा। एट द एंड यही पॉइंट है। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। अब मुझे बताइए कि अगर बच्चे की उम्र 2 से 7 वर्ष है तो वो किस अवस्था में है? तो मैंने आपको कितनी ही बार कराया है ये चीजें कि अगर आप बी ऑप्शन के साथ जा रहे हो यानी कि आपने सेलेक्ट किया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो आपने अपना आंसर बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आप इन सारे के सारे क्लासेस को देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है आपका। निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेड पीडी की अवधारणा किसने दी है? जेड पीडी की अवधारणा किसने दी है? अब ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको इस टाइप के उन सारे क्वेश्चंस को करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में रिपीट होने के मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं। पढ़िए अपने क्वेश्चन को। जेड पीडी की अवधारणा किसने दी है? प्याजे महोदय ने, वाइगोस्की महोदय ने, स्किनर महोदय ने या फिर कोहलबर्ग ने? तो हमें पता है कि जेड पीडी की अवधारणा हमारे प्याजे महोदय नहीं देते हैं। वाइगोस्की जी बिल्कुल, स्किनर महोदय भी नहीं देंगे और ना ही यहाँ पे कोहलबर्ग देंगे। तो यहाँ पे जेड पीडी का जो सिद्धांत है वो हमारे देने वाले हैं हमारे वाइगोस्की महोदय। यानी कि अगर आपने बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़िए एंड इसका आंसर करिए। चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म दृष्टिकोण का सिद्धांत है? जिसमें से क्या है? रटकर याद करना नहीं, शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है। क्या सिर्फ शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है? ऑप्शन 3 कहता है कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ओके। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि केवल पाठ्य पुस्तक से सीखना। अगर आपका आंसर सी है, अगर आपने आंसर नंबर सी को सिलेक्ट किया है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आंसर को सिलेक्ट किया है। अब हम बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है और ये कहता है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया है। अगर आपने महा एपिसोड एक क्लास संपूर्ण अभ्यास वाली जो क्लासेस हैं अगर आपने उसे देखा होगा तो मैंने उसमें लगभग 40-50 क्वेश्चंस करने की कोशिश की थी
और उसमें मैंने उन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन बनाए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उसमें मैंने आपको बहुबुद्धि सिद्धांत, एकल बुद्धि सिद्धांत, द्विबुद्धि सिद्धांत, इन सारे के सारे सिद्धांतों को कराया है। एंड मैं आपको बहुत जल्द और भी बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लासेस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 110% अच्छे हैं, जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो उन सारे क्लासेस को भी मैं बहुत जल्द उस पे उन सारी पीपीटी एंड पीडीएफ्स को रेडी किया जा रहा है। बहुत जल्द मैं आपको उन सारे के सारे क्लासेस कराऊंगी इस चैनल पर। तो आप इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जिनका इस बार सीटेट है और जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इनका इस बार सिलेक्शन हो जाए। क्लियर? अब बताइए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? क्या यह बिने महोदय का है या फिर यह हर्वर्ड गार्डनर महोदय का है? तीसरा ऑप्शन है हमारा थॉर्नडाइक या फिर स्कीनर। अब आप बताइए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन देता है? तो यहाँ पे बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हमारे हर्वर्ड गार्डनर महोदय देते हैं। यानी कि अगर आपका आंसर बी है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर है एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? समावेशी शिक्षा। आप याद रखिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा, जिसमें समानता हो, जिसमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, एक समान अवसर दिया जाए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाए और फिर उनकी शिक्षा में मदद की जाए। तो केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, क्या ये समावेशी शिक्षा का उदाहरण है? सभी बच्चों को एक साथ अवसर देना अच्छी बात है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, अगर सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि क्षमता कम है, जिनका लिटरेसी रेट कम है, जो सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज बच्चे हैं, तो उनके साथ तो ये तो भेदभाव हो जाएगा, फिर उनको कौन पढ़ाएगा, है ना? कमजोर बच्चों को अलग कर देना ऐसा नहीं है। अगर हम क्लास में क्रिटिसिज्म को लाते हैं, अगर हम क्लास में बच्चों के अंदर भेदभाव की भावनाएं लाते हैं, तो एक तो आपका जो क्लास है वो वहां पे एक अलग ही एक नेगेटिव वातावरण बनेगा। वही अपने आप को बच्चा एक हीन भावना के हिसाब से देखेगा कि अरे यार अब तो मैम ने भी ऐसा कह दिया, अब तो शायद मेरे को आता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। बल्कि आप एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बनना चाहते हैं तो आपका एक्शन ये होना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, आपको कोई बात नहीं बेटा, आप फिर से कर लेना, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देती हूँ, आप इजी वे से समझिए, आप अलग अलग कॉन्सेप्ट से समझिए, मैं टीचिंग मेथड्स को चेंज कर रही हूँ। अगर आपको लिख के नहीं समझ आ रहा है तो मैं सब्जेक्ट वाइज समझा रही हूँ, पढ़ के समझा रही हूँ, ड्राइंग के थ्रू समझा रही हूँ, बट एट द एंड बच्चे को समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल आपने राइट आंसर को सिलेक्ट किया है। तो बी के साथ जाने वाले जितने सारे लोग हैं उन्होंने अपना आंसर बिल्कुल सही किया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन देता है? अब अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पर इन क्लासेस को देखते हो तो ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। अब आप बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या है, आपने क्या सेलेक्ट किया है? तो अधिगम का प्रयास, अधिगम में त्रुटि एवं एरर जो कि ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है वो हमारे देने वाले हैं थॉर्नडाइक महोदय। बिल्कुल सही बात है। बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्राई एंड एरर जो है यानी कि अधिगम में त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वो हमारे थॉर्नडाइक महोदय देते हैं। पॉलो महोदय नहीं है, स्किनर नहीं है, ना कोहलबर्ग है। क्लियर? चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड डेली बेसिस पर आप इन क्लासेस को देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, इसे पढ़िए एंड आंसर करिए कि यदि कोई बच्चा केवल पुरस्कार पाने के लिए पढ़ता है, ओके, तो यह क्या और किस प्रकार की प्रेरणा है? यानी कि अगर बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस के लिए पढ़ रहा है, अदरवाइज उसे नहीं पढ़ना है, तो ये क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो उसे मोटिवेशन मिल रहा है। तो क्या यह इंटरनल मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा है, नैतिक प्रेरणा है या फिर सामाजिक प्रेरणा है? तो यहाँ पे बच्चे का क्या हो रहा है, क्या कर रहा है बच्चा? अगर वो सिर्फ पुरस्कार के लिए पढ़ रहा है तो ये उसकी बाह्य प्रेरणा है, यानी कि वो क्या है, वो इंटरनल ना होकर के बाह्य प्रेरित है। मतलब उसे दिख रहा है कि अगर मैंने ये काम कर लिया, अगर मैं अच्छे से पढ़ता हूँ तो मुझे ये पुरस्कार में बुक मिल जाएगी, पेन मिल जाएगा, चॉकलेट मिल जाएगी, पॉकेट्स मिल जाएंगे। तो
तो अगर आपका आंसर बी है तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, आप इसको करिए एंड इसका आंसर बताइए। और ये है CCE यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन। क्या कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्या है इसमें से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य? केवल वार्षिक परीक्षा, केवल अंक देना, विद्यार्थियों के समग्र विकास का निरंतर मूल्यांकन करना, या फिर केवल लिखित परीक्षा लेना? आपने अगर अपना आंसर सी दिया है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है, यानी कि विद्यार्थी के समग्र विकास का निरंतर मूल्यांकन करना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल आपने राइट आंसर को सेलेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड अगला हमारा क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा। एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अगर एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है तो वहां पे एक टीचर की क्या भूमिका है, एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑप्शन ए कहता है केवल व्याख्या देना, ऑप्शन बी कहता है अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन सी कहता है सीखने में मार्गदर्शक और सहायता बनाना, एंड ऑप्शन डी कहता है केवल परीक्षा। अगर आपने अपना आंसर सेलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर सी तो आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है। एंड आप अगर सी के साथ जाते हो तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर कि कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहल वर्ग जो है वो किस सिद्धांत की बात करते हैं? क्या वह भाषा के विकास की बात करते हैं, नैतिक विकास की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, या फिर शारीरिक विकास की बात करते हैं? यहाँ पे बताइए कि कोहल वर्ग का सिद्धांत क्या है। तो क्या कोहल वर्ग भाषा विकास की बातें करते हैं? नहीं। नैतिकता की बातें करते हैं? हाँ। क्या वो संज्ञानात्मक सिद्धांतों की बात करते हैं? नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांतों की बात तो हमारे प्याजे महोदय करते हैं। शारीरिक विकास की तो बात नहीं हो रही है। नैतिक मूल्यों की बात कौन करेंगे? हम करेंगे। तो नैतिक विकास की बात करते हैं वाइगोस्की। अब यहाँ पे भाषा अर्जन भी नहीं है, तो अगर आपने अपना आंसर बी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अगला है स्कीनर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? अगर आप देखोगे कि स्कीनर महोदय ने भी एक अधिगम का सिद्धांत दिया था, एक लर्निंग कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा सिद्धांत स्कीनर महोदय का है, अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है अंतर्दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी है शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन सी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास। अगर आपका आंसर सी है यानी कि आपने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को सिलेक्ट किया है, तो आपने अपना आंसर बिल्कुल सही सिलेक्ट किया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा है, यानी कि कौन सा इसमें से इंटरनल मोटिवेशन है? तो यहाँ पे क्या है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना? नहीं, यह बाह्य प्रेरणा है। दंड से बचने के लिए पढ़ना? नहीं, ये भी बाह्य प्रेरणा है। नई बातों को सीखने के लिए पढ़ना? डेफिनेटली ये राइट आंसर है। यहाँ पे अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नहीं। अगर आपने अपना आंसर सी सिलेक्ट किया है तो आपने बिल्कुल सही जवाब सिलेक्ट किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने वाले शिक्षक कैसे होते हैं? अगर आप अपने क्लास में एक ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखता है, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की कद्र करता है और उसमें उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके अपनी टीचिंग क्रियाएं करता है, तो आप सभी को एक जैसा कार्य देंगे। क्या करेंगे? आप सभी से समान प्रदर्शन की अपेक्षा करेंगे, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करेंगे, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देंगे। हम क्या करेंगे? हम वहाँ पे प्रत्येक बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करेंगे। यानी कि अगर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर को सेलेक्ट किया है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड अगला हमारा क्या कहता है? ब्लूम के वर्गीकरण यानी कि ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी में उच्चतम स्तर किसका है? आप मुझे बताइए, अगर आपने ब्लूम थ्योरी पढ़ी है तो आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान, समझ, उपयोग या सृजन। देखिए, अगर आपका आंसर डी है, अगर आपने सृजनात्मकता को टिक किया है यानी कि क्रिएट को किया है, सृजन करने को किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक सेकंड, ये कहा गया? क्लियर? अगर आपका आंसर
डी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सृजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग है? यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का इसमें से कौन सा भाग हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, केवल परीक्षा पास, केवल मौखिक परीक्षा, नियमित प्रतिपुष्टि, फीडबैक और सतत मूल्यांकन, या फिर केवल परीक्षा। यहाँ पे अगर आपका आंसर सी है तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या हो रहा है? अगला हमारा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। हाँ बिल्कुल सही है। हम क्या कहता है ये कि यदि शिक्षक बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर देते हैं तो वह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर क्लास में जो टीचर है वो बच्चे को समूह में कार्य करने के अवसर दे रही हैं तो वो क्या कर रही हैं? वो किस प्रकार के अधिगम को प्रमोट कर रही हैं? क्या वह रटने के अधिगम को बढ़ावा दे रही हैं? नहीं। यह सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दे रही हैं। बिल्कुल, ये कोऑपरेटिव लर्निंग है। क्या वह निष्क्रिय अधिगम को बढ़ावा दे रही है? नहीं। क्या वह दंड आधारित अधिगम को दे रही है? नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो कॉपरेट अधिगम को प्रमोट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? शिक्षक क्या कर रहा है? वो सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दे रहा है। जब आप ग्रुप में बच्चे को कार्य देते हो, प्रोजेक्ट देते हो, डिस्कस कराते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अलग अलग बच्चे अपने साथ अलग अलग कल्चर के साथ लाते हैं, वो अलग अलग भाषा के साथ आते हैं। हर बच्चे की मदर टंग अलग है, उसका सराउंडिंग अलग है, और जब वो किसी कार्य को एक साथ बैठ करके करते हैं तो क्या होता है, वहां पे वो उन सारी चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं। जिस चीज से अगर आप इन सारी चीजों को कराते हो तो बच्चे का जो आईक्यू है, जो क्रिएटिविटी है, वो इनकरेज होती है ना। अगर चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? केवल अनुवांशिकता की, सामाजिक अंतःक्रिया की, केवल परिपक्वता की, या फिर दंड की? अब देखिए, वाइगोस्की महोदय अगर जब भी आएंगे और ऐसे प्रश्न आए तो आप याद रखिए कि वाइगोस्की महोदय सामाजिकता की बात करते हैं, समाज में रहने की बात करते हैं, ये सामाजिक वैल्यूज की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो बी आंसर के साथ आप जा सकते हो। अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। अगला है, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक प्रभावी शिक्षक की सबसे अच्छा क्या है, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसमें? केवल विषय का ज्ञान हो। क्या केवल विषय का ज्ञान होना एक अच्छे शिक्षक की निशानी है? कठोर अनुशासन, क्या टीचर का कठोर अनुशासन एक अच्छे शिक्षक, एक महत्वपूर्ण शिक्षक का गुण है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना और उसके अनुसार शिक्षण करना। अगर आपका आंसर सी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। केवल गृह कार्य करना भी इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर? अगला चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। सीखने की सबसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लास में जो टीचिंग है वो यूजफुल हो, इफेक्टिव हो, लर्निंग अच्छी हो, मीनिंगफुल हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप एक कैसा सराउंडिंग क्रिएट करेंगे? कैसे क्लास में अपना, क्लास के अंदर आपका किस तरह का रिएक्ट होना चाहिए? केवल व्याख्या करने से? क्या आप क्लास में आएंगे और आपने 40 to 45 60 मिनट्स का लेक्चर दिए एंड आप चली जाएंगी, तो क्या ये इससे एक अच्छी शिक्षक बन जाएंगी आप, या आप एक प्रभावी शिक्षक के गुण हो जाएंगे? ये नहीं। बच्चों को सक्रिय भागीदारी के अवसर देना, बिल्कुल। केवल पुस्तक पढ़ाना नहीं, कभी नहीं। केवल परीक्षा पर ध्यान देना नहीं। अगर आपका, एक सेकेंड, अगर आपका आंसर जो है, अगर आपने आंसर सेलेक्ट किया है सी बी को, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी के साथ जो लोग जा रहे हैं वो अपना आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है कि एक शिक्षक देखता है कि एक बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आप देख रही हैं कि आपकी क्लास में बच्चा जो है वो बार बार एक ही गलती को कर रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या उसे दंड देंगे? नहीं। पूरी कक्षा के सामने उसे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। गलती का कारण समझकर उचित सहायता करेंगे? बिल्कुल। अगर आपका आंसर सी है तो आप बिल्कुल सही जगह है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है, एंड ये क्या कहता है कि एक बच्चा अपने मित्रों के साथ मिलकर अधिक अच्छी तरह सीखता है, वह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? अगर क्लास में बच्चा अपने मित्रों के साथ बैठ करके एक अच्छी एंड मीनिंगफुल, यूजफुल लर्निंग करता है, तो वह किस चीज का उदाहरण है? रट कर सीखने का? नहीं। सहयोगात्मक अधिगम का? कोऑपरेटिव लर्निंग का? बिल्कुल।
निष्क्रिय अधिगम और दंड आधारित अधिगम, इन दोनों को आप कट करिए। अगर आपका आंसर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि निर्माणवादी के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म जो है उसके अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक क्या रोल अदा करता है क्लास में एंड स्कूल्स में। वह एक व्याख्या करने वाला है, ये यानी कि व्याख्या देने वाला है नहीं। वह ज्ञान को थोपने वाला है, बिल्कुल नहीं। सीखने में एक मार्गदर्शक और सहयोगी है, बिल्कुल। टीचर क्या है, टीचर एक गाइडर है, टीचर एक सुविधादाता है, टीचर एक मार्गदर्शक है, एक सहयोगी है। क्लियर। केवल परीक्षा देना भी नहीं होगा। तो अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल आपने अपना राइट आंसर टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है एंड आप इसका राइट आंसर करिए। राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। इसमें से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। सभी बच्चों के लिए समान अवसर, बिल्कुल। केवल मेधावी बच्चों के लिए पढ़ाना, नहीं भाई। दिव्यांग बच्चों को अलग कर देना, नहीं। केवल परीक्षा पर ध्यान देना, बिल्कुल नहीं। अगर आपका आंसर ए है तो आप एक सेकंड, अगर आपका आंसर ए है तो बिल्कुल आपने अपना आंसर राइट क्लिक किया है एंड अगर ए के साथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना आंसर सही करके आएंगे। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर महोदय फिर से आ गए, यानी कि गार्डनर के अनुसार यदि कोई बच्चा संगीत में बहुत अच्छा है तो उसमें कौन सी बुद्धि विकसित हुई है। अगर संगीत में वो अच्छा है, यानी कि एक बच्चा है क्लास में, वो बहुत अच्छा गा लेता है, उसकी जो सिंगिंग है वो बहुत अच्छी है, तो वो भाषाई बुद्धि में अच्छा है, तार्किक गणित में अच्छा है, संगीतीय बुद्धि में अच्छा है, या फिर प्राकृतिक बुद्धि में अच्छा है। अब इसका आंसर तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे दिख रहा है ना कि बच्चा संगीत अच्छा गा रहा है, तो संगीत अच्छा गा रहा है तो उसके पास संगीतीय बुद्धि है। तो अगर आपका आंसर सी है तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर टिक किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि प्रभावी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। एक इफेक्टिव मूल्यांकन असेसमेंट का वैल्यू क्या है, उद्देश्य क्या है, आप क्यों करते हो एक मीनिंगफुल असेसमेंट। केवल अंक देने के लिए, विद्यार्थियों की तुलना करने के लिए, सीखने में सुधार की प्रतिपुष्टि के लिए, बिल्कुल। हम फीडबैक के लिए ना प्रभावी मूल्यांकन करते हैं। हम बच्चे के लिए, बच्चे का असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, हम क्यों उसे एसेस कर रहे हैं, क्यों उसके बारे में जान रहे हैं कि उसकी वीकनेसेस क्या है, उसने कितनी पढ़ाई की है, उसका इस वीक में उसके कौन कौन से सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, किसमें ज्यादा आए हैं, किस एक्टिविटीज में उसने पार्टिसिपेट किया है, ये क्या है, ये सारी की सारी चीजें फीडबैक है, तो ये बहुत जरूरी है। सीटेट के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी कब होगा। सीटेट के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी कब होगा, जब बच्चा केवल सुनेगा नहीं, जब बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा, बिल्कुल। जब शिक्षक लगातार बोलेगा, नहीं। जब केवल गृह कार्य मिलेगा, जब सिर्फ गृह कार्य मिलेगा, यानी कि सिर्फ गृह कार्य मिलने से एक प्रभावी एंड मीनिंगफुल तो लर्निंग नहीं हो जाएगी। तो अगर आपका आंसर बी है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक शिक्षक बच्चे को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। बाल केंद्रित शिक्षा एंड ऑप्शन नंबर डी ढक गया है, कोई ना, आप ही पढ़िए। बाल केंद्रित शिक्षा का, दंड आधारित शिक्षा का, रटने की पद्धति का, या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा का। अगर आपका आंसर ए है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, यानी कि क्लास में आप अगर टीचर हैं तो आप उन्हें इनकरेज कर रहे हो कि अरे बेटा क्लास में प्रश्न पूछो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड आपको जो भी प्रश्न आए आप उससे पूछिए। तो यहाँ पे ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट कर रही है ना, वहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोशन मिल रहा है। यदि किसी कक्षा में सभी बच्चों को सीखने की गति अलग अलग है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर सभी बच्चे की सीखने की गति अलग अलग है तो सभी को समान गति से पढ़ाना, जी नहीं। केवल तेज बच्चों को पढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण करना, बिल्कुल। धीमी गति से नहीं, ये सब नहीं होगा। अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। एंड ये सेकंड लास्ट था, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि निम्नलिखित में से सीटेट के अनुसार सबसे उपयुक्त शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है। यहाँ पे शिक्षण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, रटकर सीखना, दंड द्वारा सीखना, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, या फिर केवल व्याख्या करना। तो अगर आपने अपना आंसर सी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपने अपना आंसर सही सेलेक्ट किया है। जो लोग सी के साथ जाएंगे वो डेफिनेटली अपना आंसर राइट करके आएंगे। क्लियर। तो इसी के साथ आज के हमारे 30 प्रश्न पूरे हुए। आज हमने
सीटेट में जो आपसे पूछे जाने के क्वेश्चंस है उसे हमने समझा, पढ़ा, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। 30 आउट ऑफ आपने कितने आज सही किए हैं। और मैं आपको बहुत जल्द बहुत सारे मैराथन्स कराने वाली हूँ, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड मिलेंगे आपसे कल के क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।